सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। नमस्कार। इतिहास गवाह है कि एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 1977 के मार्च महीने के तीसरे हफ्ते में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हो चुका था। ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गानों की वापसी उस परिवर्तन की गवाही दे रहे थे। जनता ये जानने के लिए बेकरार थी कि इमरजेंसी की ज्यादतियों का जनादेश क्या है। जनता ये जानना चाहती थी कि इंदिरा विरोधी ताकतों को मिलाकर बनी जनता पार्टी का अंजाम क्या हुआ। जनता ये जानना चाहती थी कि जिस बुजुर्ग जेपी को इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा, जनता ने उसके हक में क्या फैसला दिया। किशोर कुमार के गाने बजने लगे तो लोग समझ गए कि बदलाव हो चुका है, लेकिन नतीजों से ज्यादा दिलचस्पी इस बात की थी कि इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी का क्या हुआ। और 23 मार्च की रात से ही ये बात पक्की हो गई कि अकेले तौर पर ही जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। ऑल इंडिया रेडियो की इस खबर से हड़कंप मच गया कि रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। दुनिया की सबसे लोकप्रिय महिला इंदिरा गांधी चुनाव हार जाएंगी, ये सोचना भी मुश्किल था। लेकिन 1977 में जनता का जनादेश यही था। लोगों में एक भावना पैदा हो गई कि कांग्रेस को हटाना चाहिए। फिर लोकतंत्र भी खतरे में था, इसलिए बुद्धिजीवी भी इकट्ठे हो गए। अलग अलग तरह के संगठन जो राजनीति में रुचि नहीं रखते थे वो भी मैदान में कूद पड़े। इंदिरा गांधी को 55,000 वोटों से जनता पार्टी के राज नारायण ने चुनाव में हरा दिया। संजय गांधी भी अमेठी से चुनाव हार गए। किशोर कुमार के गानों से 77 के जनादेश का ये रिश्ता था कि इमरजेंसी के दौरान ऑल इंडिया रेडियो पर उनके गाने बैन थे। ये पाबंदी संजय गांधी की वजह से थी, लेकिन अब इंदिरा राज खत्म हो चुका था। प्रधानमंत्री के रूप में विदा लेते समय मैं अपने सहयोगियों, दल और लाखों करोड़ों स्त्री, पुरुष और बच्चों का आभार व्यक्त करती हूँ। पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस साफ हो चुकी थी। देश के इतिहास में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र की सत्ता संभालने जा रही थी। 295 सीटें जीतकर जनता पार्टी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया तो कांग्रेस 154 सीट्स पर सिमट गई। उस समय पर देश तानाशाही के कगार पर खड़ा था और सबने मिलकर के किसी तरह से जनतंत्र को स्थापित करने के लिए एक नया प्रयास किया और उसमें उन्हें बहुत सफलता भी मिली। ये लोकतंत्र है, जो लोग चाहेगा वो होगा। दुर्भाग्य की बात है कि उस समय जबकि दमन चक्र चला, लाख से ज्यादा लोग जेलों में ठूंस दिए गए, सब नेता पकड़े गए, तो देश में ऐसा लगा जैसे देश मुर्दा है। ये जेपी का वो भाषण है जो उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में जनता पार्टी के जीत के बाद दिया था। जेपी ने जनता की ताकत से इंदिरा गांधी का सूरज अस्त कर दिया था। इस मुश्किल काम को अंजाम देने के लिए जेपी ने समाजवादियों को भी जोड़ा और संघियों को भी। जेपी ने भानुमति का कुनबा जोड़कर जनता पार्टी बनाई। ये जनता पार्टी इस वजह से बनी क्योंकि जेपी ने सभी इंदिरा विरोधी नेताओं को डपटते हुए कहा था, या तो साथ आओ या बर्बाद हो जाओ। जेपी की इस डांट के बाद सभी विरोधी दल एकजुट तो हो गए, लेकिन सिर्फ टूटने के लिए। महत्वाकांक्षाओं का ज्वालामुखी थी जनता पार्टी। इस ज्वालामुखी को जेपी ने शांत करना चाहा। जनता पार्टी के सांसदों को महात्मा गांधी की समाधि
राजघाट पर बापू के आदर्शों की शपथ दिलाई। महात्मा जी ने जिस कार्य का शुभारंभ किया उसे हम पूर्ण करेंगे। जेपी ने यह शपथ इसलिए दिलाई क्योंकि वो जनता पार्टी को देश की जनता के दुख दर्द का रहनुमा बनाना चाहते थे। लेकिन जनता पार्टी में सत्ता का कड़वा खेल चलता रहा। ये अलग अलग विचारधाराओं की एक पार्टी थी। मोरारजी देसाई की कांग्रेस ओ, चरण सिंह का भारतीय लोकदल, नानाजी वाजपेयी आडवाणी का जनसंघ, जॉर्ज फर्नांडीज, मधुलिमय, राजनारायण जैसे सोशलिस्ट, इंदिरा कांग्रेस छोड़कर आए चंद्रशेखर, मोहनधारिया, कृष्णकांत और रामधन जैसे नेताओं का गठजोड़ थी ये पार्टी। जनवरी 1977 के चुनाव के ऐलान के बाद इंदिरा का साथ छोड़ने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा भी जनता पार्टी की छतरी के नीचे आ गए। हर नेता विचारधारा के उत्तर दक्षिण छोर पर खड़ा था। चूंकि वो संतरे के फाक की तरह से जनता पार्टी उस समय थी, तो जो जनसंघ गुट के लोग थे, जो लोकदल गुट के लोग थे, कांग्रेस ओके थे, समाजवादी थे, बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व वाली कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी थी। लोग कांग्रेस के दुशासन से मुक्ति चाहते थे, सत्ता पर एक पार्टी के एकाधिकार से दुखी थे। कांग्रेस के शासन में असंतोष बढ़ रहा था। कांग्रेस के संगठन में भी वैमनस्य की वृद्धि हो रही थी। तो जनता की मांग थी कि आप सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं, हमारा जीवन दुखी है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, आप इकट्ठे आइए। 1977 के चुनाव के बाद जनता पार्टी की पहली मुश्किल थी प्रधानमंत्री चुनना। ये फैसला जेपी को लेना था। प्रधानमंत्री के तीन दावेदार थे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। जगजीवन राम दलित राजनीति का चेहरा थे, तो चौधरी चरण सिंह किसान नेता। जगजीवन राम और चरण सिंह के रिश्ते 36 के आंकड़े के रिश्ते। मोरारजी देसाई गुजरात के गांधीवादी नेता थे। पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री रह चुके थे। लेकिन जब पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद मोरारजी देसाई दो बार प्रधानमंत्री बनने से चूक गए, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तीन बड़े नेताओं की दावेदारी में पलड़ा जगजीवन राम का भारी था, क्योंकि उनके समर्थन में जनता पार्टी के ज्यादातर सांसद थे। मोरारजी भाई सबसे वरिष्ठ थे, लेकिन सांसदों के बड़े हिस्से का समर्थन चौधरी चरण सिंह जी को प्राप्त था। कुछ समाजवादी नेता बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाए जाने के पक्ष में थे। प्राइम मिनिस्टर किसको चुनना, तो उनका जो अंदर भाव था हम समझ गए। जयप्रकाश बाबू स्वर्गीय जगजीवन राम जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे, जगजीवन बाबू को, और दिल्ली में सब नहीं चलने दिया लोग। लेकिन जेपी का इरादा रातों रात बदल गया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने जब जेपी से पूछा कि उन्होंने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया, तो जेपी का जवाब था, मैंने पूछा, मैंने कहा मेजॉरिटी तो बाबू जगजीवन राम की थी, आपने उनको कैसे बनाया? तो कहने लगे कि भाई देखो, जगजीवन राम ने तो रेजोल्यूशन पेश किया था पार्लियामेंट में इमरजेंसी के हक में और इमरजेंसी लगाई जाए, तो अब इस वक्त तो ये बहुत मुश्किल था, चाहे वो अब जनता पार्टी में आए, कि मोरारजी जो शुरू से इसके खिलाफ था, तो इसलिए उन्होंने मोरारजी को चुना। 1977 में जनता जीती थी, देश का लोकतंत्र जीता था। पहली बार दिल्ली में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। पहली बार मौका आया था कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए एक राजनीतिक ताकत मौजूद है।
लेकिन जनता पार्टी के नेताओं को इससे कोई मतलब नहीं था। बड़े नेताओं का अपना एम्बिशन था और कुर्सी का खेल था। जैसे ही जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बनने का सवाल आया, एक दूसरे की टांग खींचने का खेल शुरू हो गया। जेपी कुर्सी के इस खेल से बेहद नाराज थे, लेकिन ये फैसला आखिर उनको ही लेना था। तभी एक बेहद गोपनीय चिट्ठी हरियाणा के भोडसी आश्रम से चली और जेपी के हाथों में पहुंची। इस चिट्ठी ने जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का फैसला कर दिया। उन दिनों जगजीवन राम के विरोधी चौधरी चरण सिंह बीमार थे और हरियाणा के भोंडसी आश्रम में रह रहे। चरण सिंह जानते थे कि जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा उन्हें प्रधानमंत्री के लिए समर्थन नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने राजनारायण के जरिए जेपी तक संदेश भिजवाया कि मोरारजी देसाई जनता पार्टी संसदीय दल के नेता हों, यानी प्रधानमंत्री। इसके बाद जेपी के मित्र आचार्य कृपलानी ने संसद के सेंट्रल हॉल में मोरारजी देसाई को जनता पार्टी संसदीय दल का नेता चुन लिया। मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गए। मोरारजी सरकार में चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री, जगजीवन राम रक्षा मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री, लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण तथा राजनारायण स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। मंत्रिमंडल के गठन में मोरारजी भाई ने सबको निराश किया और कांग्रेस ओ गुट के अधिकतम मंत्री उन्होंने बनाए। यहाँ एक किस्सा बताना जरूरी है। जनता पार्टी की जीत के बाद रामलीला मैदान में एक रैली हुई। इस रैली में जाने के लिए जेपी गांधी शांति प्रतिष्ठान से निकले और सीधे इंदिरा गांधी के घर पहुंच गए। जेपी ने इंदिरा गांधी को भरोसा दिया कि जनता पार्टी बदले की भावना से काम नहीं करेगी। जेपी को यह भरोसा इसलिए देना पड़ा क्योंकि इंदिरा गांधी को डर था कि जनता पार्टी सरकार संजय गांधी से इमरजेंसी का बदला लेगी। लेकिन जेपी के भरोसे को जनता पार्टी ने सत्ता संभालते ही तोड़ दिया। राजघाट पर सांसदों के शपथ लेने और मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने के साथ जेपी के उसूल ताक पर रख दिए। मोरारजी ने पहला काम किया कि इंदिरा गांधी से दिल्ली के एक सफदरजंग रोड वाला बंगला छीन लिया। इंदिरा अपने दोस्त मोहम्मद यूनुस के 12 वेलिंगटन क्रिसेंट वाले घर में रहने चली गई। मोरारजी देसाई से इंदिरा के घबराने की वजह यह थी कि उन्हें संजय गांधी की चिंता थी। इंदिरा को पता था कि जिद्दी और अड़ियल मोरारजी संजय गांधी को इमरजेंसी की ज्यादतियों के लिए सजा देंगे। इंदिरा की आशंका सही साबित हुई। मई 1977 में इमरजेंसी की ज्यादतियों की जांच के लिए शाह आयोग बनाया गया। आयोग के सामने इंदिरा और संजय गांधी पेश हुए। मोरारजी सरकार के इशारों पर इंदिरा गांधी को सीबीआई ने गिरफ्तार भी कर लिया। ये गिरफ्तारी इतनी हड़बड़ी में हुई कि सीबीआई के पास अदालत में इंदिरा के खिलाफ कोई ठोस आरोप आ ही नहीं। 24 घंटे के अंदर इंदिरा रिहा हो गई। मिसेस गांधी को अरेस्ट करके वो फरीदाबाद ले जा रहे थे। जब फरीदाबाद जब जाने लगे तो उस पर हमारे वकीलों ने कहा कि आप इनको आप दिल्ली से बाहर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ये दिल्ली में अरेस्ट हुई है तो फरीदाबाद में तो आपको दूसरी स्टेट गवर्नमेंट में दूसरी स्टेट में नहीं ले जा सकते हैं। तो वहीं जो बॉर्डर पे मिसेस गांधी को रोक दिया गया। हमारे वकील भी थे, तो दिल्ली पुलिस के पास कोई और चारा नहीं था, तो उन्होंने फिर उनको मिसेस गांधी को रात को वापस ले आए और यहाँ पर एक गेस्ट हाउस में ठहराया और दूसरे दिन केस उसमें कोर्ट में पेश किया गया। न तो उस गिरफ्तारी से इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई सबूत मिला और न ही वो इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी को कोर्ट में जायज ठहराया जा सका। लिहाजा
वे गिरफ्तार भी हुई और जल्द ही छूट भी गए, 24 घंटे के अंदर छूट गए। मोरारजी देसाई बनाम चरण सिंह के टकराव ने तय कर दिया कि जनता पार्टी का भविष्य क्या है। ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। मोरारजी देसाई पक्के गांधीवादी थे, लेकिन बहुत जिद्दी थे। एक बार जो ठान लेते वही करते थे। इंदिरा गांधी से मोरारजी की पुरानी नाराजगी थी। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। इंदिरा गांधी की वजह से उन्हें वित्त मंत्री का पद और कांग्रेस भी छोड़नी पड़ी थी। इंदिरा गांधी और संजय गांधी पहले से जानते थे कि मोरारजी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसलिए इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने गिरफ्तारी की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। इस गिरफ्तारी के राजनीतिक मायने क्या थे? मोरारजी सरकार के इशारों पर इंदिरा गांधी और संजय गांधी को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया। मोरारजी राज में 2 बार इंदिरा गिरफ्तार हुई। वहीं संजय गांधी को भी गिरफ्तार कर दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया। संजय गांधी ने अपनी और अपनी मां इंदिरा की गिरफ्तारी को सियासी पुनर्जन्म का मौका बना दिया। संजय ने गिरफ्तारी के वक्त भारी तादाद में समर्थक जुटाए। समर्थकों ने संजय और इंदिरा के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई। संजय ने इन प्रदर्शनों के दम पर यह प्रोजेक्ट किया कि मोरारजी सरकार उनसे बदला ले रही है। संजय गांधी के इस ड्रामे का असर जनता सरकार पर भी पड़ा। इंदिरा और संजय पर सख्ती को लेकर जनता पार्टी 2 खेमों में बट गई। मोरारजी को लगता था कि गृह मंत्री चरण सिंह ने इंदिरा के खिलाफ कार्रवाई को ड्रामा बना दिया। वहीं चरण सिंह मोरारजी को कभी नेता ही नहीं मानते थे। लोगों में ये संदेश जाए कि चौधरी तो इंदिरा गांधी को जेल डालना चाहता है, लेकिन मोरारजी भाई रोक रहे हैं। सच ये नहीं था। सच ये था कि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने की इतनी जबरदस्त लालसा थी उनकी कि वो किसी की परवाह नहीं करते थे। मुझे याद है कि मैंने मोरारजी भाई से कहा, मैंने कहा कि ये जो जनता पार्टी अब बनी है, अब इसका एक यूनाइटेड सी चीज रहनी चाहिए। तो मोरारजी भाई ने कहा, तुम देखना मैं चरण सिंह का चूरन सिंह बना दूंगा। तो वो एक आपस में जो इख्तलाफ थे वो थे उनके। किसने किसकी उम्मीदों का चूरन बनाया? जनता पार्टी में जारी सत्ता की उठापटक में मोरारजी भारी पड़े या फिर चरण सिंह? किसने किसको नीचा दिखाने के लिए चली कौन सी चाल? ये सब हम बताएंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए News 24।